ठीक है। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। देखो आज के वीडियो में हम चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ग्रेविटेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ग्रेविटेशन चैप्टर आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। इस क्लास में 11th क्लास में हमें ग्रेविटेशन को डिटेल में पढ़ना है। 11th क्लास में थोड़ा सा हमने इस इंट्रोडक्शन इसका पढ़ा था। 11th क्लास में हमें डिटेल में जाना है और डिटेल में इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। देखो ग्रेविटेशन चैप्टर आपको पता होगा, इट इज़ बेस्ड ऑन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो सर न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, F=G(m1m2)/r², इसी लॉ पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। पूरा चैप्टर इसी एक लॉ पे बेस्ड है और इसकी कुछ एप्लीकेशंस। नाउ हमें इस लॉ को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना है। थोड़ा सा हिस्ट्री में हम जाएंगे, देखेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सर न्यूटन ने जब ये लॉ दिया तो उससे पहले क्या काम हुआ था, क्या साइंटिस्ट्स ने इस पे काम किया था, फिलोसफर्स के क्या थॉट्स थे, वो हमें पहले थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे। तो देखेंगे सर न्यूटन से पहले क्या काम हुआ था इस फील्ड में। देखो 2000 साल पहले हम जाएंगे, 2000 साल, अबाउट 2000 ईयर्स बैक, 2000 साल पहले की बात है। एक फिलोसफर थे टॉलमी ने एक मॉडल दिया, उसका नाम है जियोसेंट्रिक मॉडल। अब ये मॉडल क्या है? ये मॉडल कहता है कि अर्थ सेंटर पे है, बाकी जो भी हेवनली बॉडीज है, स्टार्स है, प्लैनेट्स हैं, मून है, सन है, बाकी सारी हेवनली बॉडीज अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है। सो इस मॉडल के अकॉर्डिंग अर्थ इज एट सेंटर, अर्थ इज एट सेंटर। बाकी जो भी हेवनली बॉडीज है, ऑल हेवनली बॉडीज रिवॉल्व अराउंड अर्थ। ठीक है, ये है जियोसेंट्रिक मॉडल। जैसे नाम से ही पता चलता है, जियो मीन्स अर्थ एंड सेंट्रिक मीन्स सेंटर पे। जियोसेंट्रिक दैट मीन्स अर्थ एट सेंटर मॉडल। अच्छा, इसके बाद चलो हम डायरेक्टली हम आते हैं 16th सेंचुरी में। 16th सेंचुरी में एक मॉडल दिया गया बाय फिलोसफर निकोलस कोपरनिकस ने भी एक मॉडल दिया जिसका नाम है हीलियोसेंट्रिक मॉडल। अब देखो हीलियोसेंट्रिक मॉडल के अकॉर्डिंग हीलियोसेंट्रिक मॉडल क्या कहता है? हीलियोसेंट्रिक मॉडल कहता है कि सन सेंटर पे है, सन इज एट सेंटर पे है, और बाकी प्लैनेट्स, ऑल प्लैनेट्स सन सेंटर पे है, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन, प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं एंड इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, प्लैनेट्स रिवॉल्व इन सन इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो इस जैसे नाम से हमें पता चलता है, हीलियो मीन्स सन एंड सेंट्रिक मीन्स एट सेंटर। हीलियोसेंट्रिक मीन्स सन एट सेंटर मॉडल। अच्छा, तो इस मॉडल को, ये कोपरनिकस ने जो मॉडल दिया, इस मॉडल को सपोर्ट किया गैलीलियो ने बोला नहीं, ये मॉडल जो कोपरनिकस ने दिया यही सही है, सन ही सेंटर पे है, अर्थ सेंटर पे नहीं है। तो इस मॉडल को गैलीलियो ने सपोर्ट किया। अच्छा, इसके बाद आए टाइको ब्राहे। ये हम 16th सेंचुरी में हैं, अभी 16th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। टाइको ब्राहे एक नोबल मैन था। उसने अपनी पूरी जिंदगी उसने प्लैनेटरी मोशन का डेटा कलेक्ट किया। टाइको ब्राहे क्या करता था, वो उस टाइम टेलीस्कोप नहीं था उसके पास, तो टाइको ब्राहे ने नेकेड आई से जो भी उसको प्लैनेट्स दिखते थे, उन प्लैनेट्स की पोजीशन वो स्टडी करता था एट डिफरेंट टाइम्स। कौन सा प्लैनेट किस टाइम पे कहाँ है, तो बाय नेकेड आई ऑब्जर्वेशन
टाइको ब्राहे ने पूरी ज़िंदगी ये डेटा कलेक्ट किया, कौन सा प्लेनेट किस जगह पे है, किस टाइम पे किस जगह पे है, पूरी ज़िंदगी इसने ये डेटा कलेक्ट किया। ठीक है, देखता रहता था ऊपर आसमान में। तो ऐसे पूरी ज़िंदगी इसने डेटा कलेक्ट किया। ऑब्वियसली वो डेटा बहुत सारा इसने डेटा कलेक्ट किया होगा। सो ही कलेक्टेड लॉट ऑफ डेटा, कलेक्टेड डेटा अबाउट प्लैनेटरी मोशन के अबाउट इसने डेटा कलेक्ट किया। ठीक है, अब टाइको ब्राहे का एक असिस्टेंट था उसका नाम था जोनास केपलर। अब टाइको ब्राहे की जब डेथ हो गई तो पूरा उसने जो डेटा कलेक्ट किया था वो आ गया केपलर के हाथ में। तो केपलर ने क्या किया, केपलर ने उस डेटा को एनालाइज किया, एनालाइज्ड टाइको ब्राहे's डेटा। टाइको ब्राहे का जो डेटा है उसको केपलर ने एनालाइज किया। केपलर एनालाइज टाइको ब्राहे's डेटा। टाइको ब्राहे का डेटा बिल्कुल उसने एनालाइज अच्छी तरह से किया और उसमें से 3 लॉज डिराइव किए। केपलर ने टाइको ब्राहे का डेटा एनालाइज करके उसमें से 3 लॉज डिराइव किए, 3 लॉज उसमें डिराइव किए। अच्छा, तो केपलर के हाथ में जब टाइको ब्राहे का डेटा आया तो इसने इसको स्टडी किया अच्छी तरह से और 3 लॉज उसने फ्रेम किए। केपलर ने 3 लॉज फ्रेम किए। नंबर 1 इज केपलर्स फर्स्ट लॉ, या हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। दूसरा केपलर्स सेकंड लॉ, और इसका नाम है लॉ ऑफ एरियाज। तीसरा केपलर्स थर्ड लॉ, और जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स। ये 3 लॉज जो है केपलर ने टाइको ब्राहे के डेटा से डिडक्ट किए, ठीक है, एनालाइज करके। अच्छा, अब इसके बाद ये काम हो गया यहाँ तक। अब आए सर न्यूटन 17th सेंचुरी में आप आते हैं, 17th सेंचुरी की बात करते हैं। 17th सेंचुरी में आए सर आइजैक न्यूटन। तो सर आइजैक न्यूटन के सामने ये पूरी नॉलेज थी, टॉलमी का मॉडल, कोपरनिकस का मॉडल, गैलीलियो के थॉट्स, टाइको ब्राहे का डेटा, केपलर के 3 लॉज, ये सारी नॉलेज जो सदियों से डेवलप की गई थी, हज़ारों साल इसमें लगे, तो ये सारी नॉलेज न्यूटन के सामने थी। तो इसी नॉलेज को न्यूटन ने आगे बढ़ाया और कंप्लीट किया बाय गिविंग सर न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, जो हमें पढ़ना है आगे डिटेल, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये सर आइजैक न्यूटन ने इस काम को जो चला आ रहा था इस फील्ड में, इस काम को कंप्लीट किया। देखो यहाँ पे आपको एक पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझना है कि ये कुछ ऐसे अचानक नहीं हुआ कि सर आइजैक न्यूटन ने सेब उनके सर पे गिरा तो अचानक से उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि नहीं F इज इक्वल G m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ऐसा नहीं है, इससे पहले इतनी नॉलेज थी सर न्यूटन के सामने, इतना उसने पढ़ा था, इतने फिलोसफर्स के थॉट्स थे। तो उसी काम को जो चला आ रहा था, इसी काम को सर आइजैक न्यूटन ने कंप्लीट किया बाय गिविंग दिस लॉ। तो ये सब कुछ ऐसे अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत मेहनत लगी है, ठीक है। तो सर आइजैक न्यूटन ने उस मेहनत को कंप्लीट किया, उन एफर्ट्स को कंप्लीट किया बाय पुटिंग फॉरवर्ड दिस लॉ F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो अब हमें पढ़ना क्या है, अब सिलेबस पे हम आएंगे। हमें पढ़ना है पहले केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर के 3 लॉज पढ़ने, और उसके बाद हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ना है, ठीक है। तो वी विल इन दिस वीडियो, इस वीडियो में हम केपलर का पहला लॉ पढ़ेंगे और लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, केपलर का पहला लॉ और लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। केपलर्स फर्स्ट लॉ, और लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। देखो अच्छी तरह से इसको समझो, बहुत ही इजी है,
बहुत ही मज़ा आएगा आपको। देखो पहले मैं स्टेटमेंट ही लिखता हूँ इसका, केपलर्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है। इट स्टेट्स दैट all planets revolve around the sun in elliptical orbits, and sun is situated at one focus. देखो, it states that all planets revolve around the sun in elliptical orbits and sun is situated at one focus. देखो, कोपरनिकस ने कहा था कि प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड सन। कोपरनिकस ने कहा था सन सेंटर पे है और प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। सन एट सेंटर, planets revolve in circular orbits। ठीक है, ये कोपरनिकस ने कहा था कि सन सेंटर पे है, सन सेंटर ऑफ सर्कल पे है और प्लेनेट इस सर्कल पे घूम रहा है, ऑर्बिट सर्कुलर है। मगर केपलर कहता है कि नहीं, ऑर्बिट्स जो है प्लेनेट्स सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। मगर जो ऑर्बिट्स है वो सर्कुलर नहीं है, वो इलिप्टिकल है। ऑर्बिट्स इलिप्टिकल है और सन सेंटर पे नहीं है, सन एक फोकस पे है। ना इसको समझने के लिए फोकस क्या है, इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या है, हमें एक ज्योमेट्रिकल शेप समझनी है, दैट इज कॉल्ड इलिप्स को पहले अच्छी तरह से समझेंगे तब जाके ये लॉ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इलिप्स, लेट्स स्टडी इलिप्स क्या है। तो देखो यहाँ पे मैं एक इलिप्स बना ही लेता हूँ, यहाँ पे हम एक इलिप्स बनाएंगे। ठीक है, जैसे हम बचपन से सर्कल बनाते हैं, सर्कल तो हमें आता है कैसे बनाते हैं, तो आप हम एक इलिप्स बनाएंगे। देखो मैंने यहाँ पे ये एक बोर्ड है, देखो ये एक बोर्ड है, इसमें मैंने दो कील ऐसे ठोके हैं, ये एक कील और ये दूसरा कील, यहाँ पे एक कील और यहाँ पे एक कील, और ये है एक स्ट्रिंग। ठीक है, अच्छा इस स्ट्रिंग को ऐसे रखो, इन कील में इसको ऐसे रखो, फिर इसमें ऐसे मार्कर को रखो या पेन को रखो, स्ट्रिंग टाइट रहनी चाहिए, और इस मार्कर को ऐसे घुमाओ, ये जो शेप बनेगी, ये जो मार्कर के घूमने से ये जो शेप बनेगी, दिस इज कॉल्ड एन इलिप्स। इसको हम इलिप्स कहेंगे, इस शेप को हम कहेंगे इलिप्स। ये सर्कल नहीं है, देखो अगर मुझे सर्कल बनाना होता तो मैं सिर्फ एक में इसको रखता, दो में नहीं। तो ये जो शेप बनती है, दिस शेप इज कॉल्ड एन इलिप्स, इसको हम कहते हैं इलिप्स। अब इस इलिप्स में कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है। ये जो यहाँ पे दो कील है, ये एक कील और ये एक कील, इसको हम कहते हैं फोकस वन। इस कील को हम कहते हैं फोकस 2। सर्कल में हमारे पास सेंटर होता है, बस वहाँ पे सेंटर की हम बात करते हैं। मगर इलिप्स में हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं फोकई प्लूरल है, फोकस एक, फोकई मीन्स प्लूरल फोकस का। सो इसमें दो फोकई है, फोकस 1, इसको हम नाम देंगे, इस पॉइंट को फोकस 1 F1, इस पॉइंट को नाम देंगे फोकस 2 F2। ठीक है, अच्छा अब इस F1 और F2 को आप एक लाइन से ज्वाइन करो, किया मैंने इस लाइन से ज्वाइन, फिर इस लाइन को एक्सटेंड करो, फिर इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड करो पेरिफेरी तरफ यहाँ तक। ये जो मुझे लाइन मिलती है, दिस इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। ये इस मेजर एक्सिस का जो ये मिड पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ इलिप्स। दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ इलिप्स। इस सेंटर पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, आपको मिलेगी ये एक एक्सिस, दिस एक्सिस इज कॉल्ड माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। ठीक है, सो इसी डायग्राम को अब मैं बनाऊंगा बोर्ड पे। देखो इलिप्स कुछ इस तरह से होता है, इसके दो फोकस होते हैं, फोकसेस या फोकाई F1 एंड F2, ये इसके दो फोकाई है, और इन दो को अगर मैं ज्वाइन करूँ, इसका जो ये मिड पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ फोकस। देखो मैं पहले लिखूंगा F1 एंड F2 क्या है, टू फोकाई ऑफ इलिप्स। ठीक है, O क्या है, O इज सेंटर ऑफ इलिप्स, O इज कॉल्ड सेंटर ऑफ इलिप्स,
वो इज कॉल्ड सेंटर ऑफ इलिप्स। ठीक है, अब इस लाइन को एक्सटेंड करो यहाँ तक, यहाँ तक, इस लाइन को एक्सटेंड करो यहाँ तक। ये जो मुझे लाइन मिलेगी, ये जो मुझे लाइन मिलेगी, दिस इज कॉल्ड मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, दिस इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। इस सेंटर ऑफ इलिप्स पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये जो मुझे एक्सिस मिल रही है, ये दिस इज कॉल्ड माइनर एक्सिस, दिस इज कॉल्ड माइनर एक्सिस। ठीक है, अब मेजर देखो यहाँ पे मेजर एक्सिस का आधा, दैट मीन्स यहां से यहां तक मेजर एक्सिस का आधा, दिस इज डिनोटेड बाय ए, दिस इज कॉल्ड सेमी मेजर एक्सिस। नाउ व्हाट इज सेमी मेजर एक्सिस? सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस इज मेजर एक्सिस का आधा, 1/2 इंटू मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की जितनी लेंथ है उसका आधा, दैट इज कॉल्ड सेमी मेजर एक्सिस। एंड इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से। अच्छा, इसी तरह सेमी माइनर एक्सिस का आधा, माइनर एक्सिस का आधा, that is called semi minor axis, semi minor axis। यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड माइनर सेमी माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी है, माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी है। सेमी मेजर एक्सिस इक्वल टू 1/2 इंटू मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस इक्वल टू 1/2 इंटू माइनर एक्सिस। अच्छा, तो अब देखो केपलर्स लॉ क्या कहता है। केपलर्स लॉ कहता है, इट स्टेट्स दैट ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन, सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, मगर किस ऑर्बिट में? इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। द ऑर्बिट इज नॉट सर्कुलर, जैसे कोपरनिकस ने कहा था, द ऑर्बिट इज इलिप्टिकल। ऐसे ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं। सपोज ये एक प्लैनेट है, ये एक प्लैनेट, ठीक है। अब सर्कुलर ऑर्बिट में हमें पता है सन कहाँ पे था, सेंटर पे। अब इसमें सन कहाँ पे है? केपलर से सन इज सिचुएटेड एट वन फोकस, सन इन दो फोकसेस में से एक फोकस पे है। सपोज यहाँ पे है, यहाँ पे सन है F1 पे, सन यहाँ पे, सन यहाँ पे। सो केपलर्स लॉ सेज द orbit, the planets revolve around the sun in elliptical orbits, not in circular orbits, और सन सिचुएटेड है एट वन ऑफ द फोकाई। ठीक है, ये है केपलर का लॉ, ये है केपलर का लॉ या लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। देखो अब हम देखते हैं कि जो प्लेनेट है, प्लेनेट की डिस्टेंस फ्रॉम द सन, प्लेनेट कितना दूर है सन से। दिस डिस्टेंस इज नॉट कॉन्स्टेंट। देखो यहाँ पे प्लेनेट इतना दूर है, यहाँ पे प्लेनेट बहुत ज़्यादा दूर है। अगर यहाँ पे प्लेनेट आएगा तो प्लेनेट सन के बिल्कुल पास है, बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ पे अगर प्लेनेट आएगा तो सन के बिल्कुल ही नज़दीक है, सबसे ज़्यादा नज़दीक। सो द डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम द सन, द डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम द सन कीप्स ऑन चेंजिंग एज इट मूव्स अराउंड द इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो यहाँ पे अगर आप देखो, ये दो स्पेशल पॉइंट्स है, एक ये और ये एक। इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे, प्लेनेट सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है सन के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है। दिस इज कॉल्ड, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पेरिहीलियन, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पेरिहीलियन, दिस इज कॉल्ड पेरिहीलियन, पेरिहीलियन। और ये जो पॉइंट है जहाँ पे प्लेनेट सबसे ज़्यादा दूर है सन से, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एपहीलियन, एपहीलियन। ठीक है, सो पेरिहीलियन इज द क्लोजेस्ट पॉइंट टू द सन एंड एपहीलियन इज द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द सन। यहाँ पे लिखूंगा मैं, पेरिहीलियन क्या है? क्लोजेस्ट पॉइंट टू सन, और एपहीलियन फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम सन, फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम सन। तो ये है ये जो है केपलर्स फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। देखो इसमें हमें और एक कॉन्सेप्ट समझना है, वो बहुत ही ज़रूरी है, मैं समझाऊंगा आपको। दैट इज कॉल्ड इलिप्टिसिटी ऑफ इलिप्स। देखो इलिप्टिसिटी ऑफ इलिप्स, इलिप्टिसिटी ऑफ इलिप्स, अच्छी तरह से इसको समझो। इलिप्टिसिटी ऑफ इलिप्स, ऑफ इलिप्स, इलिप्टिसिटी ऑफ इलिप्स क्या होता है? देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल कुछ इलिप्स में यहाँ पे बनाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा इलिप्टिसिटी किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। देखो ये एक इलिप्स है, ये एक इलिप्स है, ये भी 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 एक इलिप्स है। नाउ इलिप्टिसिटी, मैं कहता हूं कि ये जो इलिप्स है, तीसरा ये जो इलिप्स है, इसकी इलिप्टिसिटी ज़्यादा है। इलिप्टिसिटी मतलब इलिप्स कितना इलोंगेटेड है, इलिप्स कितना इलोंगेटेड है, तो इसकी इलिप्टिसिटी ज़्यादा है, इसकी इलिप्टिसिटी कम है, इसकी इलिप्टिसिटी इन दो के बीच में। सो जितना इलिप्स इलोंगेटेड होगा,
जितना इलिप्स इलोंगेटेड होगा उतना इलिप्स की इलिप्टिसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब इलिप्टिसिटी को हम मेजर कैसे करते हैं? इलिप्टिसिटी को हम मेजर करते हैं एक रेशो से। इलिप्टिसिटी इज मेजर्ड बाय अ रेशो called eccentricity ऑफ इलिप्स। किस इलिप्स की कितनी कौन सा इलिप्स, किस इलिप्स की इलिप्टिसिटी ज़्यादा है, दैट इज डिटरमाइंड बाय इलिप्टिसिटी। किस इलिप्स की इसेंट्रिसिटी ज़्यादा है? तो इसेंट्रिसिटी एक रेशो है, उसको हम समझेंगे ये इसेंट्रिसिटी कौन सा क्या रेशो है। देखो ये एक इलिप्स है, ये एक इलिप्स है, ये है फोकस 1, ये है फोकस 2, ठीक है, ये है फोकस 2, और ये है मेजर एक्सिस, ये है फोकस 2, ये सेंटर ऑफ इलिप्स O, ये है, ये जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड सेमी मेजर एक्सिस, जैसे मैंने आपको बताया सेमी मेजर एक्सिस। अब सेंटर ऑफ इलिप्स से F1 तक कितनी डिस्टेंस है? सपोज दिस इज C, सो C इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ इलिप्स टू F1 फोकस 1, या दिस सेंटर ऑफ इलिप्स से जितना ये डिस्टेंस होगी उतना ही ये डिस्टेंस भी होगी। सो C इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ इलिप्स टू वन ऑफ द फोकस। ठीक, तो इसेंट्रिसिटी क्या है फिर? इसेंट्रिसिटी, इस इलिप्स की इसेंट्रिसिटी है बराबर इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस इलिप्स E से हम इसको डिनोट करते हैं, इट इज इक्वल टू C डिवाइड बाई E। C डिवाइड बाई A ये जो रेशो है, C डिवाइड बाई A, C दिस डिस्टेंस डिवाइड बाई सेम मेजर एक्सिस, दिस इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। ये रेशो कहलाता है इसेंट्रिसिटी। अब जिस इलिप्स का ये रेशो ज़्यादा आएगा, उस इलिप्स की इलिप्टिसिटी ज़्यादा होगी, दैट मीन्स वो इलिप्स ज़्यादा इलोंगेटेड होगा, अब इस इलिप्टिसिटी का जो रेशो है इलिप्स के लिए ये आता है, इट्स वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 1, 1 से छोटा और 0 से बड़ा। लाइक इलिप्स की इलिप्टिसिटी आती है लाइक 0.5, 0.45, 0.36 ऐसे, 1 और 0 के बीच में। अगर इलिप्टिसिटी 0 होगी तो वो इलिप्स नहीं रहेगा, वो सर्कल बन जाएगा। सो अगर इलिप्टिसिटी इफ E इज इक्वल टू 0, अगर E 0 हो जाएगा तो इलिप्स रहेगा ही नहीं, वो सर्कल बन जाएगा। देन वी हैव अ सर्कल। सो फॉर अ सर्कल इलिप्टिसिटी E इज इक्वल टू, जो रेशो है दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो इसेंट्रिसिटी इज अ रेशो जो डिटरमाइन करता है कि इलिप्टिसिटी एक इलिप्स की कितनी है, ठीक है। तो इसका वैल्यू आता है 1 से छोटा और 0 से बड़ा। सर्कल के लिए इलिप्टिसिटी आती है 0, सर्कल के लिए इलिप्टिसिटी इज इक्वल टू 0, ठीक। अच्छा तो दिस इज इसेंट्रिसिटी। अब हम देखेंगे इसेंट्रिसिटी ऑफ प्लैनेटरी ऑर्बिट्स। जो प्लैनेटरी ऑर्बिट्स हैं लाइक अर्थ का ऑर्बिट, वीनस का ऑर्बिट, मरकरी का ऑर्बिट, उनकी इलिप्टिसिटी कितनी है, कितने इलोंगेटेड है उनके ऑर्बिट्स, प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स कितने इलोंगेटेड है। देखो अगर अर्थ के लिए हम अर्थ का जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट ऑफ अर्थ का जो ऑर्बिट है उसकी इसेंट्रिसिटी है E इज इक्वल, इसका मुझे याद है 0.0167, ठीक है। ये इसकी इसेंट्रिसिटी बहुत ही कम, दैट मीन्स बहुत ही कम है। इसी तरह बाकी प्लैनेट्स का भी ज़्यादा नहीं है, लाइक बाकी प्लैनेट्स का भी ऐसे ही है 0.04, 0.05, 0.09, मरकरी का 0.2 है। बाकी प्लैनेट्स की भी इसेंट्रिसिटी, ये जो रेशो है बहुत ही कम है, ठीक है। दैट मीन्स ये ऑर्बिट्स जो है, प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स जो है वो ज़्यादा इलोंगेटेड नहीं होते, देखो एक अंदाज़ा थोड़ा सा आ जाएगा आपको, लाइक ये एक मैंने एक इलिप्स बनाया, थोड़ा ऑर्बिट अंदाज़ा आ जाएगा आपको कि प्लैनेटरी ऑर्बिट्स की इलिप्सिटी कितनी होती है। ये इसका सेंटर है, सेंटर ऑफ इलिप्स, ये इसका सपोज है F1, और ये इसका सपोज है F2, ठीक है। और ये है सपोज इसका जो है ये यहाँ से यहाँ तक इसकी है, सपोज दिस इज सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। तो ये सेमी मेजर एक्सिस फॉर एग्जांपल अगर ये है सपोज 1, इट इज सपोज 1, अगर अंदाजे के हिसाब से अगर ये 1 है, A1 है, तो सेंटर से F1 तक ये सपोज इट इज नहीं
ये कुछ इलिप्स कुछ इस तरह से है, कुछ इलिप्स इस तरह से, ठीक है। ये सपोज है इसका सेंटर, ये सपोज है इसका F1, ये सपोज है इसका F2, ठीक है। ये है सेमी मेजर एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक सेमी मेजर एक्सिस, दिस इज सेमी मेजर एक्सिस A, दिस इज सेमी मेजर एक्सिस A एंड दिस इज C, यहाँ से यहाँ तक है C, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है C। तो इस इलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी है, जो इसकी इसेंट्रिसिटी है, थोड़ा F1 को यहाँ कर देंगे, F1 को यहाँ कर दो, F1 को यहाँ करो, थोड़ा सा यहाँ करो, थोड़ा सा अंदाजे से बना रहा हूँ मैं। तो ये है सपोज यहाँ से यहाँ तक है C, यहाँ से यहाँ तक है C। ना अगर A इस इलिप्स के लिए अगर A है सपोज 1, A है सपोज 1, थोड़ा सा मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा आपको अंदाजा आ जाए कि प्लैनेटरी ऑर्बिट्स की इसेंट्रिसिटी कितनी होती है या इलिप्टिसिटी कितनी होते हैं, कितने इलोंगेटेड होते हैं। सपोज ये A जो है सपोज दिस इज 1, A है इस इलिप्स के लिए 1, तो C होगा लगभग C होगा 0.7, ठीक है। तो इस इलिप्स की इसेंट्रिसिटी है E इज इक्वल टू C डिवाइड बाई A, दैट इज इक्वल टू 0.7, ठीक है। इस इलिप्स की इसेंट्रिसिटी थोड़ा अंदाजे के हिसाब से अगर इलिप्स कुछ इस तरह से बनता है तो उसकी इलिप्टिसिटी लगभग 0.7 आ जाती है, ठीक है। इतना एलोंगेटेड अगर है लगभग 0.7 आ जाती है इलिप्टिसिटी। अच्छा, अब आप अंदाजा लगाओ अर्थ की जो ऑर्बिट है उसकी इलिप्टिसिटी ऑफ अर्थ ऑर्बिट इज 0.0167। सो इसकी कंपैरिजन में देखो इलिप्टिसिटी कितनी कम है, इसेंट्रिसिटी कितनी कम है, बहुत कम। इसकी कंपैरिजन में इसेंट्रिसिटी बहुत कम है। दैट मीन्स जो अर्थ का ऑर्बिट है वो नियरली सर्कुलर है, अर्थ्स ऑर्बिट इज नियरली सर्कुलर। इसी तरह बाकी प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स भी, उनकी इसेंट्रिसिटी भी बहुत कम होती है। दैट मीन्स वो ऑर्बिट्स भी, बाकी प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स भी नियरली सर्कुलर। अब हम बुक्स में क्यों दिखाते हैं ऐसा? बुक्स में हम दिखाते हैं चलो सन यहाँ पे, सन को हम ऐसे रखा, सन को मैंने ऐसे रखा और प्लैनेट जो अर्थ है वो कुछ इस तरह से घूम रही है। बुक्स में आप कुछ इस तरह से इलिप्स देखोगे, ठीक है, क्योंकि एग्जैजरेट करके, वरना इतनी इलिप्टिसिटी नहीं होती है अर्थ का जो ऑर्बिट है, इतनी इलिप्टिसिटी नहीं, इसेंट्रिसिटी नहीं होती, इतना एलोंगेटेड नहीं होता है। बुक्स में हम इसको इसलिए दिखाते हैं ताकि एग्जैजरेट करके इसलिए इसको दिखाते हैं ताकि क्लियर हो जाए स्टूडेंट्स को कि नहीं, जो अर्थ है वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। तो एज, यहाँ पे एक लाइन लिखूंगा मैं, एज इसेंट्रिसिटी ऑफ planetary orbits is very small, so the orbits are nearly circular, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम केपलर का सेकंड लॉ अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।